फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 1 जो एग्जामिनेशन 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 फेज में हुआ है, उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीके जीएस का है उसको मैं लेकर के आया हूँ, जिसके तहत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 5 आज लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो पिनाका जो है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। डीआरडीओ का गठन जो हुआ था सबसे पहले, वो डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डी से डिफेंस है, आर से रिसर्च है, डी से डेवलपमेंट है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में देखिए कि रक्षा, हिंदी में इसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ ने आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के विकास को जारी रखते हुए 24-25 जून 2021 को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL से देश में विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तृत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण कहाँ से हुआ वो भी है, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया गया। कहाँ से? इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सबसे पहले जानिए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला के बेमलोई में है। कहाँ है? शिमला के बेमलोई में है। और देखिए एक एक ऑप्शन करते हैं। तो दिल्ली में क्या क्या है उसके लिए हमने एक ट्रिक लिखा है। ट्रैक्टर सड़क या राजमार्ग पर नहीं बल्कि आयुर्वेदिक कृषि के मौसम में उपयोग किए जाने चाहिए। तो इसका मतलब समझिए इस ट्रिक की ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र जो है वो दिल्ली में है, सड़क अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है, राजमार्ग जो है वो भी दिल्ली में है, उसका भी अनुसंधान केंद्र अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में है, आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान जो है वो भी दिल्ली में है, कृषि का भी जो है वो दिल्ली में है, और मौसम अनुसंधान संस्थान जो है दिल्ली में है। ट्रैक्टर, सड़क, राजमार्ग, आयुर्वेदिक और कृषि, मौसम, ये जो 6 है वो सभी का मुख्य संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। इसलिए दिल्ली को याद रखने के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है। अब जो है वो लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो संस्थान है वो है गन्ना अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, विष और दवा दोनों, विष भी और दवा भी, मतलब औषधि भी और विष भी, दोनों अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में है। विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है दिल्ली में है, जिसको तकनीकी अनुसंधान संस्थान भी कहा जा सकता है। ये सब का संस्थान जो है वो लखनऊ में है। विष, दवा 2, तो यही हो गया कि विष और दवा मतलब औषधि, विज्ञान है, गन्ना है और तकनीकी है। ये 5 जो है वो लखनऊ में है। रांची में केवल एक ही संस्थान है, वो कौन सा है? लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। तो ये 4 ऑप्शन तो हो गए, लेकिन आप सारा अनुसंधान संस्थान को हमने एकत्रित करने का काम किया है। सबसे पहले जान लीजिए, चावल का अनुसंधान कटक में है, तंबाकू का राजमुंदरी में है, आलू अनुसंधान तो बता ही दिए कि शिमला के बेमलोई में है, भवन निर्माण रुड़की में है, वन अनुसंधान देहरादून है, विष तो बताया ही है कि विष और दवा लखनऊ है। फिर भी जान लीजिए विष है, दवा है, वनस्पति है, सब लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान जो है वो भी देहरादून में है। कृषि के लिए तो बोला ही है, ऊपर में दिया ही है, कृषि जो है वो कौन से है? दिल्ली में है। कृषि, मौसम विज्ञान, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
केंद्रीय सड़क अनुसंधान, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ये सब जो है वो दिल्ली में है। इसका हमने ट्रिक बता ही दिया है कि ट्रैक्टर सड़क या राजमार्ग पर नहीं बल्कि आयुर्वेदिक कृषि के मौसम में उपयोग किए जाने चाहिए। इसको याद रखेंगे तो दिल्ली में जो भी अनुसंधान संस्थान हो याद हो जाएगा। गन्ना, वनस्पति, विष, विज्ञान, तकनीकी और औषधि, मतलब विष और औषधि तो बोले ही हैं कि, और गन्ना, विज्ञान, तकनीकी और वनस्पति जो है वो लखनऊ में है। नारियल अनुसंधान जो है वो कहाँ है? कासरगोड में है। चीनी कानपुर में है। भाभा परमाणु अनुसंधान जो है ट्राम्बे में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। डेयरी अनुसंधान करनाल में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद में है। तो सारा अनुसंधान को एक जगह हमने लिख कर बताने का काम किया है, आपको सारा लिख लीजिए। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। जूट अनुसंधान जो है कोलकाता में है। डीजल लोकोमोटिव जो है वाराणसी में है। भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में है। और ईंधन अनुसंधान जो है वो जलगोड़ा में है। लौह अनुसंधान तो पहले ही बता दिए कि रांची में है यहाँ पे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है। कपड़ा उद्योग जो है अहमदाबाद में है, इसीलिए वहाँ कपड़ा अनुसंधान जो है वो अहमदाबाद में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है वो चेन्नई में है। और अश्व अनुसंधान हिसार में है। भैंस अनुसंधान बार बार पूछता है, वो कहाँ है? हिसार में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, हमने पूरा यहाँ लिस्ट लगा दिया है कि एपीकल्चर से मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। तो यही पूछा है सेरीकल्चर शब्द, तो रेशम की खेती से है। पीसीकल्चर यहाँ मछली पालन से हो जाएगा। उसके बाद जो है एपीकल्चर जो है यह मधुमक्खी पालन का ऑप्शन में आ जाएगा। और देखिए पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन हो गया। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। तो यहाँ पक्षी पालन कर रहा है, ये ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए हमने बोला एपीकल्चर होता है, मछली पालन के लिए पीसीकल्चर, रेशम कीट सेरीकल्चर। अब आइए ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन यहाँ तक पढ़ लिए थे। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, तो मछली पालन होगा तो जो है वो पीसीकल्चर में आएगा। और मछलियों का सिर्फ अध्ययन पूछा जाएगा तो यहाँ पर इक्थियोलॉजी हो जाएगा ये वाला। अब है कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। वृक्ष एवं पहाड़ियों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी। और उसके बाद जो है सर्पों का अध्ययन जो है वो ओफोयोलॉजी सर्पों का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन को कहा जाता है सौरोलॉजी। और कास्ट पेड़ों का संवर्धन जो है, काष्टी पेड़ों का संवर्धन जो है वो सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्या? काष्टी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो जितना अध्ययन था हम सभी को एक जगह जो है ना संग्रहित कर दिए हैं, जिससे कि आसानी होगी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है। तो याद रखिएगा कि भारतीय समुद्र तट का कुल लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें से भारतीय मुख्य भूमि का तटीय क्षेत्र जो है वो 6300 किलोमीटर है। और द्वीप क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये संयुक्त तटीय क्षेत्र जो है 1216.6 किलोमीटर है। तो 1216 और 6300 मिलाने पे 7516 किलोमीटर हो जाता है। तो भारतीय अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब आइए, भारतीय समुद्र तट पर 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य स्थित हैं। तो भारतीय तटीय क्षेत्र पर विस्तृत जो है सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य का है वो देखिए, जो इसी को जगह से आंसर मिल जाएगा, गुजरात 1600 किलोमीटर है। तो यही हो जाएगा कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट से है। तो गुजरात 1600। उसके बाद महाराष्ट्र जो है यहाँ है 720 किलोमीटर हो जाएगा। गोवा जो है वो 101 किलोमीटर हो जाएगा।
कर्नाटक जो है वो कहाँ 300 किलोमीटर हो जाएगा। केरल जो है वो 585, ये केरल 550 हो जाए किलोमीटर हो जाएगा। तमिलनाडु 980 किलोमीटर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है 970 किलोमीटर है। उड़ीसा जो यहाँ दिया है वो 484 किलोमीटर है, 484 याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल जो है वो 210 किलोमीटर है। यही 7 राज्य हैं जो हमारी 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जिसकी तटीय सीमा जो है ना समुद्र से मिलती है। तो इसमें से 4 तो यहाँ दिया है, केरल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद कर्नाटक हो गया, 7 हो गए। उड़ीसा पश्चिम बंगाल 8 हो गए और गोवा 9 हो गए। सबसे बड़ा जो है वो पढ़ ही लिए कि गुजरात 1600 किलोमीटर है। उसके बाद पूछेगा तो तमिलनाडु 980 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 970 है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र आ जाएगा 720 चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर जो है वो केरल आ जाएगा। 6ठे स्थान पर जो है उड़ीसा आ जाएगा 484। उसके बाद 7वें स्थान की बात की जाए तो कर्नाटक हो जाएगा। 8वें स्थान पर पश्चिम बंगाल होगा और 9वें स्थान पर गोवा है 100 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है, मतलब ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो या प्लाज्मा हो, जो को इसमें से किसी में सभी में ध्वनि का संचरण होता है। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा भी पदार्थ की 4 अवस्थाएं हो गई हैं, 3 के बदले प्लाज्मा भी। तो इन चारों में ध्वनि का संचरण होता है। सिर्फ और सिर्फ निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब आइए कि ध्वनि का संचरण होता है तो किस माध्यम में कितना स्पीड रहता है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1260 होता है। भाप जब 100 डिग्री पर भाप जब रहेगा तो वहाँ पर ध्वनि की चाल 405 मीटर पर सेकेंड होगा। अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकेंड होगा। जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड होगा। समुद्र के जल में जो है ना 1533 मीटर प्रति सेकेंड होगा। पारा में 1450 मीटर प्रति सेकेंड होगा और कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड होगा। एल्युमिनियम में सबसे तेज जाता है ध्वनि की चाल, वहाँ क्या होती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। तो यहाँ सारा ध्वनि का चाल हमने लिखा है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का मेन आंसर है कि किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है, तो ध्वनि सिर्फ और सिर्फ निर्वात में नहीं जा सकती है। ध्वनि का संचरण चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, सभी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक क्या है पहले ये जानते हैं। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 जो है ये है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, यही 5 हैं। उसके बाद दक्षिण एशिया से भी 2 देश हैं, ये सब दक्षिण एशिया से हैं, जो भारत हैं, नेपाल हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश और भूटान है, सब दक्षिण एशिया से। तथा 2 देश और हैं म्यांमार और थाईलैंड, जो दक्षिण पूर्व एशिया देश से हैं। किससे है? दक्षिण पूर्व एशिया देशों से है। तो यही 7 देश है। कौन कौन सा है बिम्स्टेक में पूछ सकता है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, 5 यही हो गया। उसके बाद म्यांमार और थाईलैंड है। अब यहाँ है कि ये क्यों बनाया गया। यह भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद के चलते जो सार्क था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, उसके महत्वहीन हो जाने से, मतलब सार्क जो संस्था है उसका महत्व कम हो गया है। महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने के लिए एक नया मंच तैयार करना पड़ा और उस नए मंच का नाम बिम्स्टेक दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा देश
बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है तो भूटान है, भारत है, नेपाल है, उसके बाद जो है भूटान, भारत, नेपाल के बाद श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मालदीव तो है ही नहीं, इसलिए सही आंसर मालदीव हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि 64 वर्ष की अवस्था में भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने थे ये हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे और भारत के वैसे वो तीसरे राष्ट्रपति थे, जो कि 67 से उनका कार्यकाल 67 से 69 तक रहा। एस राधाकृष्णन जो है भारत के एस राधाकृष्णन जो है वो भारत के राष्ट्रपति दूसरे रहे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे राधाकृष्णन, तीसरे पर जाकिर हुसैन और छठे पे नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहा जाए तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे, लेकिन वैसे जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, एस राधाकृष्णन दूसरे थे और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। इन सबों का कार्यकाल दिया है। यहाँ प्रणब मुखर्जी 13वें थे। उसके बाद 14वें राष्ट्रपति भारत के जो हैं वो हैं रामनाथ कोविंद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following disease is caused by virus? कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा फैलता है? तो यहाँ आंसर है चिकन पॉक्स। तो हमने वायरस से होने वाले बीमारियों का लिस्ट रखा है, जिसमें है एड्स है, डेंगू बुखार है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता, इसी को चिकन पॉक्स कहा गया है। ठीक है, गलसोत है, खसरा है, ट्रेकोमा है, हेपेटाइटिस या पीलिया कहा जाए, रेबीज है, मेनिजाइटिस है और हर्पीज है। ये 13 बीमारी वायरस के द्वारा होता है। इससे प्रभावित होने वाले अंग वही हमने बताया है कि एड्स से प्रभावित होने वाला अंग जो है प्रतिरक्षा प्रणाली WBC इसका जो है ये प्रभावित होता है। और विषाणु का नाम है HIV और ये इसके लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। डेंगू बुखार में क्या होता है वो पढ़िए, संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख एवं पूरे जोर में दर्द होने लगता है ना। विषाणु का नाम है ऑर्बो वायरस, ये आँख, पेशियाँ, सिर और जोरों में इससे दर्द होने लगता है। पोलियो, गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान, पोलियो इसका विषाणु के नाम है। इसमें ज्वर, बुखार आने लगता है, बदन में दर्द होने लगती है, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिका ये सब नष्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंजा में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। मिक्सो वायरस विषाणु के नाम है। इसमें जो है वो क्या होता है, वो गलसोत होता है, छींक होता है, बेचैनी सी आने लगती है। इन्फ्लुएंजा में अब चेचक है, इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। वेरिओला वायरस है, तेज बुखार होता है, शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं। चेचक, छोटी माता, चिकन पॉक्स चेचक हो गया, छोटी माता संपूर्ण अंग प्रभावित होता है। वेरिसेला वायरस है, हल्का बुखार होता है, शरीर पर पत्तिकाएँ आ जाती है। अब है गलसोत, इसमें जो है ना प्रभावित अंग जो है पैराथायराइड ग्रंथि है। ज्वर के साथ मुख खोलने में कठिनाई होती है जब गलसोत हो जाएगा। खसरा में संपूर्ण अंग प्रभावित होता है। मोरबिली वायरस है, शरीर का पर लाल दाना आ जाता है खसरा में। ट्रेकोना में आँख प्रभावित होता है, आँख का लाल होना, आँख में दर्द होना ट्रेकोमा का लक्षण है। अब है कि हेपेटाइटिस या पीलिया जो है इससे प्रभावित होने वाला अंग यकृत है, इससे पेशाब पीला हो जाता है, आँख एवं त्वचा पीला होने लगता है। रैबिज से प्रभावित होने वाला अंग जो है तंत्रिका तंत्र है और इस विषाणु का नाम इसमें जो है रैब्डो वायरस। रैबिज में रैब्डो वायरस है, रोगी पागल होने लगता है, जीभ बाहर निकालता है। रैबिज से होने वाला प्रभावित अंग जो है तंत्रिका तंत्र है। रैब्डो वायरस विषाणु का नाम है, इसमें रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालने लगता है।
मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क से प्रभावित अंग मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस जो है उससे मस्तिष्क ये प्रभावित होता है। और लक्षण इसका यह है कि तेज बुखार आ जाता है। अब हर्पिस जो है इससे प्रभावित होने वाला अंग त्वचा है और इसमें विषाणु हर्पिस ही रहता है। त्वचा में सूजन होने लगता है, इससे लक्षण क्या, इसका लक्षण क्या है, त्वचा में सूजन होने लगता है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद और लाभकारी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।